Hello everyone. So today we are going to discuss chapter number 2 of class 9th, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. So what we are going to discuss in this chapter is we are going to discuss about various ideas that perpetuated during the French Revolution and how different divisions in the society that came. For example, we had radicals, we had liberals, and we had conservatives, and how they influenced the society. So let us start with the chapter. तो प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखा और किस तरीके से वो सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आई थी। आपने पहले भी यहाँ पे पढ़ा है कि सोसाइटी जो हमारी है वो स्टेट्स के अंदर डिवाइड की गई थी। वी हैड द फर्स्ट स्टेट, वी हैड द सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट, और बहुत सारे ऑर्डर्स थे सोसाइटी के अंदर। सम पीपल दे वर वेरी रिच, सम पीपल दे वर वेरी पुअर, और सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। और जो डिवीजन थी सोसाइटी की हमारी, दैट सम पीपल वर एक्सट्रीमली रिच, वो पैदाइशी रिच होते थे, एंड सम पीपल लाइक द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट दे वर वेरी पुअर, उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे, एंड दे वर सम हाउ बीनीथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों को ये पॉसिबिलिटी लगी कि जो थर्ड स्टेट है उसके पास भी राइट्स आ सकते हैं, एंड इवन दे कैन बी प्रॉस्परस एंड पावरफुल। In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो पूरे वर्ल्ड पे हमें देखने को मिलता है। इवन इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी देयर वर मैनी पीपल हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल वी हैड राजा राम मोहन रॉय एंड डोरिजियो, और वो दोनों काफ़ी ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। राजा राम मोहन रॉय ही इज़ अ सोशल रिफॉर्मर, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, सती प्रथा के अगेंस्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। एंड डोरिजियो ही वॉज अ प्रोफेसर इन बंगाल। The development of colonies in turn reshaped the ideas of societal change. तो इंडिया वॉज अ कॉलोनी, इट वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, और जैसे जैसे कॉलोनीज़ को रियलाइज़ हो रहा था दैट द पावर दैट एग्जिस्टेड बिफोर वो चेंज हो सकती है। मतलब जो एक डिवीजन था, जैसे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिशर्स थे उनको ही बहुत ज़्यादा पावर मिली हुई थी, और जो लोकल इंडियंस थे दे वर कंसिडर्ड टू बी अंडर द ब्रिटिश, उसको चेंज करना पॉसिबल है। एंड दिस वॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन थ्रू आउट द नेशन। अगर हम बात करते हैं चेंज की, तो यूरोप के अंदर हर कोई चेंज नहीं चाहता था, प्लस अगर कोई चेंज चाह भी रहा है तो उनकी चेंज आने की जो स्पीड है उनके अंदर डिफरेंस होगा, उनके थॉट्स के अंदर डिफरेंस होगा, और इसी बेसिस पे सोसाइटी 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल दे वर रेडिकल्स, सम वर लिबरल्स एंड सम वर कंजर्वेटिव्स। तो अच्छे से देख लेते हैं व्हाट वर लिबरल्स, व्हाट वर रेडिकल्स एंड व्हाट वर कंजर्वेटिव्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जो सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहते थे। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी, दे वांटेड टू ब्रिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। तो लिबरल्स कैसा नेशन लाना चाहते थे जहाँ पे हर एक प्रकार का जो रिलीजन है उसको टॉलरेट किया जाए, एंड बाय रिलीजन दे मीन्स डिफरेंट सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो इफ़ वी टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी में वी हैव प्रोटेस्टेंट एंड वी हैव द ऑर्थोडॉक्स। तो ये चाहते थे कि जो दोनों टाइप के क्रिश्चियंस हैं, प्रोटेस्टेंट हों या ऑर्थोडॉक्स हों या फिर कोई और भी जो लोकल चर्चेस को मानते हैं, वो सभी लोग एक साथ मिलके यहाँ पे रहें। फॉर एग्जाम्पल, जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करती थी लोगों के बीच में कि कौन किस टाइप की क्रिश्चियनिटी को अपना रहा है। जैसे जो हमारा ब्रिटेन का चर्च था वो फेवर करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड को, ऑस्ट्रिया और स्पेन फेवर करता था कैथोलिक्स को। सो यहाँ पे इसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में डिवीजन था। सो वन बाय डिफरेंट रिलीजन दे डू नॉट इंक्लूड हिंदुइज्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, रादर दे मीन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। लिबरल्स अपोज कर रहे थे किसको? लिबरल्स चाहते थे कि जो डायनेस्टिक रूल है, मतलब एक के बाद एक जो राजा चलता है, उस ऐसा कुछ ना हो हमारी सोसाइटी के अंदर कि उनके पास अनकंट्रोल्ड पावर होती है। अगर कोई व्यक्ति एक राजा बन जाता है तो जैसे वो चाहे वैसे वो मनमानी कर सकता है। लिबरल्स इस चीज़ के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जितने भी इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको सेफगार्ड कर सके गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी इंडिविजुअल राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, या फिर हमारा राइट टू लाइफ, तो बहुत सारे ऐसे जो हमें राइट्स मिले हुए हैं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है इनको प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई भी व्यक्ति इन बेसिस पे हमें एक्सप्लॉइट ना कर सके, हमें डिस्क्रिमिनेट ना कर सके। तो लिबरल्स ने क्या कहा? दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। तो इनका मानना था कि एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों और वही लोग लॉज बनाएं। तो जितने भी कानून देश के बनाएं वो कौन बनाए? हमारी एक पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर कौन लोग बैठे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग जिन्हें लोगों ने चुना है। जितने भी लॉज बनाए जाएँ वो एक वेल ट्रेंड जुडिशरी इंटरप्रेट करे, मतलब जो भी कानून बने तो
जुडिशरी उसको देखे कि ये कानून कभी लोगों की जो पर्सनल फ्रीडम है, लोगों के पास जो राइट्स और उनको लिबर्टी वगैरह मिली हुई है लोगों को, उनको हिंडर ना करे। दे वांटेड जो जुडिशरी हो इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, मतलब जो जुडिशरी के लोग हों, जुडिशरी में कौन आते हैं, हमारे जजेस और कोर्ट्स, तो ये सभी किसी भी रूलर से इन्फ्लुएंस ना हो, किसी भी बड़े मंत्री से इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारी जुडिशरी बायस हो जाएगी, मतलब वो एक की तरफदारी करेगी और दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनेगी। क्या यहाँ पे ज़रूरी है देखना दैट लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, लिबरल्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, मतलब वो 100% डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। अब एक पॉइंट है जो इनको डेमोक्रेट्स नहीं बनाता है, दैट इज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। लिबरल्स नहीं चाहते थे कि हर एक को वोटिंग का अधिकार दिया जाए, वो चाहते थे कि केवल जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैं, ऐसे आदमी जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, काफ़ी प्रॉपर्टी है, केवल उन्हीं को वोटिंग का अधिकार दिया जाए। जो गरीब आदमी हैं प्लस विमेन, दे शुड नॉट बी अलाउड टू वोट। सो दैट वॉज द लिबरल्स। Liberals, they did not support the voting right of poor men and women. They wanted to support every religion as in every sect of Christianity, and they wanted an elected parliamentary government. So after that we have radicals. तो radicals क्या चाहते थे? Radicals wanted a nation in which government was based on majority of a country's population, मतलब कंट्री के अंदर जिस population की majority है उन्हीं की सरकार बने। Many supported women's suffragette movements. So unlike liberals, radicals wanted to support women's suffragette movement. Suffragette movement is the right to vote. A movement which supports the right to vote is known as suffragette movement. तो इस टाइम पे महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं मिल रहा था, तो radicals थे, ये चाहते थे कि महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार मिले। Unlike liberals, they opposed to the privileges of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property, but disliked concentration of property in the hands of few. तो radicals जो थे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ये क्या चाह रहे थे कि भाई कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ना हो। अगर कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाएगी तो जो गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, एंड दैट was the policy of the radicals. Now moving to the conservatives. Conservatives थे बहुत ही पुराने ख्यालों के। Okay, so conservatives, they were opposed to radicals and liberals after the French Revolution. However, even conservatives had opened their minds to the need of change. French Revolution के बाद conservatives को समझ में आ ही गया था कि change तो सोसाइटी के अंदर आने ही वाला है, चाहे ये अग्री करें या ना करें। तो धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चेंज को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर ये चेंज को सपोर्ट नहीं करते तो लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाते। टू एस्केप दैट दे फेवर्ड द चेंज। लेकिन चेंज किस टाइप का आना चाहिए? चेंज इनके हिसाब से बहुत ही स्लो आना चाहिए ताकि इनका जो जीवन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े। तो कंजर्वेटिव पहले मना करते थे कि कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आना चाहिए, बिकॉज दे वर वेरी रिच पीपल इन द पास्ट। ये वही थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि हमारी पावर जो है वो कम हो जाए, या फिर हम जो सोसाइटी में हमारी पहले रिस्पेक्ट थी उसके अंदर कोई भी चेंज आए। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते इनको पता लग गया कि चेंज सोसाइटी में आने ही वाला है, और लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए और चेंज हम बहुत ही स्लो प्रोसेस से लाना चाहिए ताकि हमारा जो जीवन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। तो ये डिफरेंट आइडियाज़ थे जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे, इसकी वजह से काफ़ी क्लैशेस भी हुए। The various attempted revolution and national transformation in the 19th century helped define both limits and potential of these political tendencies. तो जो आइडियाज़ ये चल रहे थे फ्रेंच सोसाइटी के अंदर या फिर आसपास के देशों में, इससे हमें क्या पता लगता है? अब जैसे 100% रेडिकल भी ठीक नहीं है, 100% कंजर्वेटिव भी ठीक नहीं है, और लिबरल्स भी ठीक नहीं है 100%। तो हर एक की कमियां और खामियां, ठीक है, और प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स, ये हमें पता लगते रहे टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमने इन पॉलिसीज़ को फॉलो किया। नाउ मूविंग टू 1.2, that is industrial society and social changes. तो नए नए यहाँ पे पॉलिटिकल ट्रेंड्स बन रहे थे। अब सोसाइटी के अंदर सोशल और इकोनॉमिक चेंज भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। यही एक टाइम था जहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होने शुरू हो गए, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और जिस भी एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना पड़ता है। सो इन दीज एरियाज़ रेलवेज़ वॉज डेवलप, क्योंकि रेलवेज़ बहुत ज़्यादा चीप होती है एंड रेलवेज़ कैन कैरी बल्क गुड्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो सामान लेके जा सकती हैं, बहुत कम टाइम लगता है, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी चीप, बहुत ही सस्ता उनको पड़ता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, लोगों के पास इन शहरों में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, उनको काम करने की सुविधाएं दिखने लगी इन शहरों में। तो
इसी कारण जितने भी आदमी थे, औरतें, छोटे बच्चे, वो सभी इन शहरों के आसपास आके बस गए। अब इतने सारे व्यक्ति जब आ रहे हैं तो वो शहर के बीच में नहीं रह सकते हैं, बिकॉज द सेंटर ऑफ द सिटी इट इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, बहुत ही पुराना वो शहर अगर हो तो सेंटर के अंदर हमेशा बहुत ही अमीर लोग रहेंगे, या फिर जो बहुत पुराने यहाँ पे रिहाइश करते हैं, ठीक है, वही लोग रहते हैं। तो जब भी गरीब व्यक्ति आते हैं वो आसपास झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहना शुरू कर देते हैं। अब वो जहाँ पे रहते थे वो बिल्कुल भी सैनिटाइज्ड एरिया नहीं था, मतलब साफ़ सफाई वहाँ पे नहीं है। उन लोगों को कैसे काम करना पड़ रहा है, अब इतने सारे लोग आ गए हैं तो वर्कर की जो आवर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है, तनख्वाह बहुत कम उनको मिलती है। अब अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली द टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। अब उनको अनएम्प्लॉयमेंट का भी सामना करना पड़ रहा है, हर जगह से लोग हैं, हर एक अगर बहुत ही सारे व्यक्ति एक शहर में आ जाते हैं इट कैन कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर इंसान किसी भी शहर में लेके आओगे तो लोगों के पास काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ वो कम हो जाएंगी। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। तो जिस भी टाइम पे लोगों की डिमांड कम हो जाती थी कि हमें इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली उनको बनाने के लिए जो लेबर है उनकी भी संख्या कम हो जाएगी। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी कई बार यहाँ पे आ जाती थी। वी हैव डिस्कस दैट हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स वर देयर, कि लोगों के पास घर नहीं थे, प्रॉपर साफ़ सफाई की जगह नहीं थी, इसीलिए वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी या फिर स्लम्स का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। एंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स दे वांटेड दैट दीज प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड। सो ऑल द इंडस्ट्रीज दे वर प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स उनको ओन करते थे। सो दीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। लिबरल्स और रेडिकल्स की खुद उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती थी, दे ओन्ड कंपनीज एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन उनकी जो कंपनी थी इट वॉज नॉट लाइक द कंजर्वेटिव्स के पास जो इतना पैसा था, जो इतनी ज़मीन थी, वो किस वजह से थी, क्योंकि उनके पूर्वजों के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन थी, वो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। वेयर एज लिबरल्स और रेडिकल्स के पास जो ज़मीन थी वो उन्होंने व्यापार करके खुद कमाई थी। सो दे वांटेड टू एनकरेज पीपल दैट दे शुड ट्रेड मोर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें ताकि उनकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर बेनिफिट आए। इसीलिए क्योंकि वो चाहते थे कि जो गरीब लोग हैं, जो समाज में हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो नीचे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि वो भी समाज में ऊपर आएँ, उनके पास भी पैसा हो, उनके पास भी पावर आए। इसीलिए जो बाकी व्यक्ति थे, जैसे जो पुअर पीपल थे, दे स्टार्टेड टू रैली अराउंड द लिबरल्स एंड रेडिकल्स, मतलब वो उनके चारों तरफ घूमने लगे, उनके आइडियाज़ से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। So some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815s. In France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and wanted to overthrow existing monarchs. तो आसपास के जो हमारे देश थे वहाँ पे अभी भी मोनार्की एग्जिस्ट कर रही थी, मतलब वहाँ पे राजा का रूल चल रहा था। सो दीज पीपल, दीज नेशनलिस्ट, दे वांटेड टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, मतलब ओवरथ्रो द मोनार्की। जो यहाँ पे राजा का रूल चल रहा था, ये चाहते थे कि उनको हटा दिया जाए और एक तरीके से डेमोक्रेसी या फिर लोगों की सरकार यहाँ पे आए। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। तो ये ऐसे नेशन की बात करते थे जहाँ पे कोई भी ऐसा फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट नहीं हो, बल्कि सभी क्या हो, सिटीजन्स हो, सभी की समाज में बराबर वैल्यू हो, कोई बहुत अमीर या कोई बहुत गरीब ना हो। So Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Giuseppe Mazzini नाम का एक व्यक्ति था, वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, इटालियन नेशनलिस्ट था। तो उन्होंने इटली को यूनिफिकेशन का काम किया था। यू विल रीड अबाउट हिम मोर इन क्लास 10th। सो इनकी राइटिंग्स का असर इंडिया में भी पड़ा था। सो इवन पीपल इन इंडिया, दे वर वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स ऑफ गिउसेप्पे मज़ीनी एंड दे फॉलोड हिज आइडिया थ्रू आउट द रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड। जब इंडिया में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो यही सब रिवोल्यूशनरीज थे जिनके आइडियाज़ को इंडिया में भी लाया गया। नाउ 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो जब यहाँ पे इतना सब कुछ चल रहा है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, उस टाइम पे यहाँ पे सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो भी आई। सो सोशलिज्म इट वाज अ वेरी पॉपुलर आइडिया, ठीक है, लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट सोशलिज्म एक्चुअली इज़। तो जो सोशलिस्ट थे, मतलब सोशलिस्ट आर दोज पीपल हु, सो सोशलिस्ट वर पीपल हु वर वेरी वेरी इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के अंदर बेसिकली क्या है, दे वर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, कि भाई लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। उनको लगता था कि प्राइवेट ओनरशिप जो है लैंड की, उसी की वजह से समाज के अंदर सभी बुराइयां फैल रही हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपके पास कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ फैक्ट्री, इट इज़ योर प्रॉपर्टी, सो यू वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मोर प्रॉफिट्स रादर देन गिविंग बेनिफिट्स टू ऑल द पीपल हु आर एम्प्लॉयड देयर. मतलब जो भी लेबर हैं, आप नहीं चाहोगे कि उनका ज़्यादा बेनिफिट हो, आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेरे पास आए और आप और भी ज़्यादा अमीर बन जाओ. सो दैट लीड्स टू मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी. इसकी वजह से रिच और पुअर का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड सोशलिस्ट वर अगेंस्ट इट. तो उनका क्या मानना था? इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न्ड ओनली विद द पर्सनल गेन. मतलब जो प्रॉपर्टीड हैं, जिनके पास वो प्रॉपर्टी है, वो किस चीज़, वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या प्रॉफिट उनके पास हो, और वो लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचते. तो अगर एक ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पे पूरी की पूरी पूरा समाज जो है सभी प्रॉपर्टी को ओन करेगा, कोई भी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओन नहीं करता, तो हम ज़्यादा अटेंशन दे पाएंगे सोशल इंटरेस्ट को. मतलब वहाँ पे सभी एक ही लेवल के व्यक्ति होंगे, कोई बहुत अमीर या बहुत गरीब नहीं होगा, रादर एवरीवन वुड बी इक्वली रिच और इक्वली पुअर. ठीक है. तो सोशलिस्ट में आप इक्वालिटी को देखते हो कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टी या फिर लैंड, यहाँ पे बोला गया है ज़मीन के बारे में बात हो रही है, तो ज़मीन जो है वो सभी की होनी चाहिए रादर देन वन इंडिविजुअल. दैट वाज द आइडिया ऑफ सोशलिज्म. तो सोशलिस्ट जो हैं इसी चेंज को चाहते थे कि भाई जो प्राइवेट ओनरशिप है वो ख़त्म हो जाए, जो बिल्डिंग वगैरह हैं या फिर जितना भी लैंड है वो पूरे समाज को दे दिया जाए. तो अब जो ये आइडिया है ये किस तरीके से फैला, कैसे इसको लेके आए लोग. सो सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ फ्यूचर. बेसिकली यहाँ पे आपको दो डिफरेंट आइडियाज़ बताए जाएंगे कि किस तरीके से हम सोशलिज्म को ला सकते हैं. द फर्स्ट आइडियोलॉजी वॉज गिवन बाय रॉबर्ट ओवन. ठीक है. सो रॉबर्ट ओवन, ही वॉज द लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, एंड द सेकेंड वन इज़ ऑफ लुई ब्लांक. सो लुई ब्लांक, इनके भी कुछ डिफरेंट आइडियाज़ थे, दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम रॉबर्ट ओवन. तो सबसे पहले हम रॉबर्ट ओवन की फ़िलॉसफी पढ़ेंगे. ये काफ़ी अमीर व्यक्ति थे, तो इन्होंने सोचा कि जो समाज में इतना हमने रिच और पुअर का गैप बना दिया है, इसको कम करने का जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? अब जो अमीर व्यक्ति हैं उन्हीं को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए. इसके लिए उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिल्ड करना शुरू कर दिया. कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके एक लैंड को ओन करते हैं और वहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं. तो उन्होंने अपना कोऑपरेटिव बनाया था जिसका नाम था न्यू हार्मनी, और इंडियाना के अंदर बनाया था. इंडियाना इज़ अ स्टेट इन USA. तो बाकी सोशलिस्ट को नहीं लगता था, जैसे रॉबर्ट ओवन को लगता था कि अमीरों को शुरू करना चाहिए क्योंकि जब उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो ये काम कर सकते हैं. लेकिन अदर सोशलिस्ट जैसे लुई ब्लांक, वो सोचते थे कि ये हमारी इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी नहीं है, रादर इट इज़ द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. ये काम किसको करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए. In France, for instance, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperative and replaced capitalist enterprise. तो capitalist enterprise क्या होती हैं? These are private enterprises. ठीक है. प्राइवेट कंपनीज जिनका काम क्या होता है? मुनाफा कमाना. तो ये चाहते थे कि जितनी भी ये प्राइवेट कंपनीज हैं इनको बंद करके क्या कर दिया जाए? कोऑपरेटिव्स बनाए जाएँ. मतलब ऐसी कंपनी जो सभी समाज ओन करता हो, बहुत सारे लोग ओन करते हो समाज के. लेकिन ये इनिशिएटिव कौन ले? ये इनिशिएटिव लोग ना ले, रादर इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू स्टार्ट दिस थिंग. नाउ वी हैव these cooperatives were associations of people who produced goods together and divided the profit according to the work done by members. तो ये cooperatives कैसे काम करते थे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का, अगर आप कम काम कर रहे हो तो आपको कम हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का. लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट ओनरशिप की बात करते हो तो वहाँ पे जिसका वो लैंड होता है, जिसकी वो कंपनी होती है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, जबकि काम सबसे ज़्यादा यहाँ पे लेबर करती है, उनको बहुत ही कम यहाँ पे प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं. दे आर रादर गिवन सैलरीज. उनको प्रॉफिट्स नहीं मिलते हैं, उनको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है और उनके ऊपर काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है. सो द नेक्स्ट थ्योरी वी हैव इज़ ऑफ कम्युनिज्म. कम्युनिज्म की थ्योरी किसने दी थी? इट वॉज गिवन बाय कार्ल मार्क्स. Karl Marx and Friedrich Engels added their ideas to the body of arguments. Marx argued that industrial society was capitalist. Capitalist owned the capital investment in factory and the profits in the capitalist was produced by worker. तो कार्ल मार्क्स की जो ये फिलॉसफी है, जैसे हमने सोशलिज्म में देखा, ये ज़्यादातर किसके बारे में बात करती है? लैंड के बारे में या फिर प्रॉपर्टी के बारे में. जबकि कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिस्ट वाली थ्योरी है, कम्युनिज्म वाली थ्योरी है, इट बेसिकली डील्स विद इंडस्ट्रीज़. और इंडस्ट्रीज़ में जो लेबर्स के साथ इंजस्टिस होता है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाती है. इनका मानना था कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं लेबर, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट या फिर सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं को होना चाहिए.
द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज अक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। उनको लगता था कि लेबर या फिर जो लेबर क्लास है उसकी कंडीशन कब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती है, जब तक जो ये फैक्ट्री के अंदर प्राइवेट कैपिटलिस्ट बैठे हैं वो अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं, लेबर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, तो उनकी कंडीशन कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती है। वर्कर्स को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वर्कर्स को जो ये ओनर्स हैं इनको हटाना पड़ेगा और एक तरीके से अपने एसोसिएशंस बनाने पड़ेंगे ताकि वो काम कर सके, खुल के काम कर सके, और जो ये प्रॉफिट है ये एक व्यक्ति के पास ना जाए, ये लेबर्स के अंदर ही डिवाइड हो जाए। मार्क्स बिलीव्ड that to free themselves from capitalist exploitation, worker had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This could be a communist society. तो मार्क्स का आइडिया था कि भाई कैसी हमारी ओनरशिप होनी चाहिए, सोशल ओनरशिप होनी चाहिए, मतलब सभी लोग उस प्रॉपर्टी को ओन करें, अपने प्रॉफिट्स को डिवाइड करें, और जो भी हमारे ये ओनर्स हैं, प्राइवेट ओनर्स हैं, इनको ओवरथ्रो कर देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। और ऐसी सोसाइटी का जब निर्माण होगा तो उसको हम कहेंगे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इफ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, कि भाई ये वर्कर्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो अब अगर इन दोनों की आपस में भिड़ंत होती है, जो प्राइवेट ओनर्स हैं और जो वर्कर्स हैं, ऑब्वियसली वर्कर्स की ही जीत होगी। सो वर्कर्स दे हैड सो मच कॉन्फिडेंस इन दिस कम्युनिस्ट थ्योरी, इसीलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस चेंज के लिए पार्टिसिपेट किया। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। उन्हें लगता था कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जहाँ पे लेबर्स के पास ज़्यादा पावर होगी वही हमारा नेचुरल फ्यूचर है। नाउ वी हैव 1.4, दिस इज़ द लास्ट सेगमेंट ऑफ द फर्स्ट टॉपिक। 1870s तक आते आते सोशलिज़म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। सोशलिज़म की जो थ्योरी थी उसको लोग बहुत ही अच्छे से मानने लगे थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी जिसको सेकंड इंटरनेशनल बोला जाता था। तो वर्कर्स जो थे इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, ये सभी एसोसिएशन बनाने लगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने लगे, और इन्होंने फंड्स भी इकट्ठा करने शुरू कर दिए। मतलब इनके पास काफ़ी सारा पैसा था, अगर किसी भी वर्कर को ज़रूरत होती थी तो ये उसको पैसा दे देते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू हो गई। ये चाहते थे कि जो इतना ज़्यादा इनको काम करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा घंटे इनको काम करना पड़ता है, प्लस इनको वेजेस बहुत लो मिलते हैं, इससे इनको छुटकारा मिले, इनको अच्छे से वेज दिया जाए और कम घंटे काम करना पड़े, प्लस इनको राइट टू वोट भी मिलना चाहिए। अगर इनको राइट टू वोट मिलेगा तो ऑब्वियसली ये इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं अच्छे से बता सकते हैं। जर्मनी के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाया गया जिसको कहा गया SPD, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, और पार्लियामेंट की उन्होंने काफ़ी सारी सीट्स भी जीती। 1905 के अंदर सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर पार्टी जो है ब्रिटेन में बनाई गई थी वो आज भी वहाँ पे फंक्शन कर रही है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी। ब्रिटेन के अंदर केवल 2 ही पार्टीज़ हैं। इट हैज़ अ बाई पार्टी सिस्टम एंड लेबर पार्टी इज़ वन ऑफ देम। तो लेबर पार्टी का निर्माण किस लिए किया गया था? ये सोशलिज्म की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए किया गया था। एंड देयर वाज अ सोशलिस्ट पार्टी विच वाज मेड इन फ्रांस। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। 1914 तक वो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना पाए अपनी, लेकिन उनके जो आइडियाज़ थे, जो इनकी थ्योरीज़ थी, जो उनकी विचारधारा थी, उससे बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंज आया था। So this was the first segment. In the next video we are going to see about the Russian Revolution and the rule of the Tsar. Till then everyone, bye bye, take care.